के अंदर, कोई भी राज्य के अंदर वहां की जनता ऐसी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना मत नहीं देगी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। छत्तीसगढ़ एक कैटलिस्ट सरप्राइजिंग रिजल्ट्स के साथ भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली राज्य सरकार है, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करेंगे। और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं और एक स्पेशल विषय को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। राजनीतिक और पॉलिटिक्स को लेके, इलेक्शन को लेके 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और सबसे बेहतर व्यक्तित्व हमारे साथ मौजूद है। भाजपा से पूर्व विधायक डॉक्टर विजय जोली जी। जोली जी को पहले स्वागत कर लेते हैं। सर बहुत स्वागत। देखिए, भाजपा आज की डेट में जिस तरीके से बुलंदी पर है और पार्टी की वर्चस्व और मोदी जी का नाम देश में बहुत जोर शोर से लोग इन दिनों ले रहे हैं और चर्चा का विषय बने हुए हैं मोदी जी। क्या इस तर्ज पर वोटिंग होने वाली है या विधानसभा चुनाव में कुछ अलग ही माहौल होता है? आइए जानते हैं। विधायक रह चुके हैं सर, पहली बात तो, और जो राज्यों में चुनाव होने वाला है उसमें कुछ आंकड़ा भी है और भविष्यवाणी के साथ भी सर के साथ डिस्कशन करेंगे। सर पहले एमपी से शुरू कर देते हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव और शिवराज सिंह चौहान के तत्वावधान में काफी बढ़िया लग रही है एमपी की जो विधानसभा के जो लोग हैं, जो जनता है, डेवलपमेंट और कामकाज को लेके किस तरीके से फीडबैक आ रही है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों के चुनावों के अंदर बाजी मारने वाली है। मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन 5 राज्यों में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 128 सीटों के आंकड़े से मध्य प्रदेश की सरकार चला रही है और मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा की 230 सीटें हैं। और जितना अच्छा काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी के नेतृत्व में जनता उन्मुखी काम हुआ है, महिलाओं के पक्ष में काम हुआ है, युवाओं को रोजगार देने के संदर्भ में काम हुआ है, और जिस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के किसानों को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं, हमें लगता है न केवल हम मध्य प्रदेश जीतेंगे, अपितु इन 5 राज्यों में जहां आज केवल एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम 5 में से 4 राज्यों को दोबारा जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। मध्य प्रदेश से फिर राजस्थान को चलते हैं। राजस्थान में थोड़ा सा अभी पेचीदा माहौल है। गहलोत जी कांग्रेस से हैं, सरकार चला रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा समीकरण कुछ अलग दिखाई दे रहा है क्योंकि जो जनता है वो गहलोत सरकार को कितना प्यार मोहब्बत देगी ये चुनाव में तो पता चलेगा। वही बीजेपी की बात करते हैं, यहाँ पर जो जनता होती है ये 5 साल के बाद एक टर्म बदल ही देते हैं। यहाँ पे जो वोटर है थोड़ा सा अलग लेवल के हैं, सोच मानसिकता। सर किस प्रकार से राजस्थान का इतिहास हमेशा बताता है ये लोग दर पीढ़ी, मतलब एक तरह से 5 साल में लोग चेंजेस में बिलीव रखते हैं। इस बार फिर कैसे? देखिए, राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा की सीटें हैं और उन 200 की सीटों के अंदर 107 सीटों के ऊपर कांग्रेस और 70 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोपों की बौछार ईडी के माध्यम से जनता के समक्ष आई है, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचारों के अनेक कारनामे सामने आए हैं, और मुझे लगता है कि आज के समय कांग्रेस एक डिवाइडेड हाउस है। गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब के ग्रुप के अंदर राजस्थान की जनता ने पिछले 5 साल में एक कशमकश सरकार के नेतृत्व के अंदर देखी है, और भारतीय जनता पार्टी एक यूनाइटेड हाउस के रूप में जिस प्रकार से वहां पर इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और राजस्थान का तो ये एक असूल रहा है, एक बार एक पार्टी आती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी आती है। इस बार कांग्रेस पार्टी अभी शासन में है और आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करप्शन के विरोध में, नेपोटिज्म के विरोध में,
कुशासन के विरोध में राजस्थान की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनने वाली है। ये आप नोट कर लें मेरी बात को, और इन चुनावों के जब नतीजे आएंगे मैं दोबारा आपके चैनल पर आऊंगा और अपनी बात को पुख्ता रूप से दोबारा से रिट्रीट करने के लिए भी चूकूंगा नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। ये तो भविष्यवाणी है, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है वो ट्रेंडिंग जा सकती है, आप लोग देखिएगा जरूर। और वोटिंग किस तरीके से हो, और आम वोटर और आम जो नेता अभी बन के आएंगे, यानी कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो इसमें विधायक चुन के आएंगे, एमएलए चुन के आएंगे। यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। मैं थोड़ा सा दूसरे राज्यों के बारे में आंकड़े में बातचीत करने से पहले, सर, एक विधायक जब होता है, देखिए वोटर आजकल इतने अवेयरनेस नहीं है। एक लहर में वोट आप लोग डाल तो देते हो, मगर क्या आप कभी चुने हुए नेता, चुने हुए, चलिए नेता तो आप चुन लेते हैं, चुनने से पहले जब आपके द्वार पर एक एमएलए आता है, एमएलए कैंडिडेट बन के आता है, क्या उसने अपने एरिया का, अपने विधानसभा का सर्वे किए हैं, या एरिया में जो जो कमियां हैं, जो डेवलपमेंट कार्य होने थे, क्या वो हो रहे हैं या होने वाले हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? अगर बीजेपी से कोई आ रहा है तो वो क्या कांग्रेस के कमियों को बता रहा है, या बता भी रहा है तो आगे खुद क्या करेगा, वो आपको एग्रीमेंटेड कुछ बता रहा है कि भाई हम तो ये करके ही देंगे, मैनिफेस्टो में कह रहे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो क्या वो विधानसभा के सर्वे लेवल पर देते हैं आपको? क्या आप लोग उसी तर्ज पर वोटिंग करते हैं? सर, नेचुरली एक बिल्कुल पार्टी से हटके मैं पूछना चाहूंगा, क्या वोटर लहरों में वोट देते हैं बीजेपी कांग्रेस करते हुए, भाई पीट जाओ वोट कांग्रेस को दे जाओ, भाई पीट जाओ बीजेपी को जिता दो? क्या अवेयरनेस इतना है वोटर में आजकल इन दिनों देखा जाए तो? देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस प्रकार से भारत के अंदर राजनीतिक पार्टियां और जिनका प्रतिनिधित्व आगे से बढ़कर कांग्रेस पार्टी करती रही, परिवारवाद का मुद्दा, जातिवाद का मुद्दा, क्षेत्रवाद का मुद्दा, पैसे लेकर वोट देने की परिपाटी, इनको जितना प्रतिपादित भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के 1947 के बाद हुए चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने किया है, और दल बदल करने के अंदर आया राम और गया राम की पॉलिटिक्स भी कांग्रेस पार्टी की देन है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि भारत के वोटर्स को, भारत के मतदाता को उसके अधिकारों से दूर रखा गया है। उनको अपने एक मत की जो ताकत है उससे परिचित नहीं होने दिया गया है। आप ये 500 का नोट ले दो और कांग्रेस पार्टी को वोट दे दो, हम गरीबी हटाएंगे, ये नारा 1971 के अंदर और उसके बाद मैंने बार बार अपने बचपन काल से युवा अवस्था में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगाते देखा और लोगों को लुटते हुए भी देखा, उनके ऊपर प्यार लुटाते हुए भी देखा, लेकिन क्या आज तक गरीबी हट पाई? इसलिए मेरा यह मानना है कि देश का मतदाता आज के इस कम्युनिकेशन युग के अंदर बहुत अधिक रूप से प्रभावित हुआ है। जो पहले अनपढ़ जिस मतदाता को कहते थे, आज स्कूल नहीं गया हुआ भी मतदाता अपने अधिकारों को जानता है, क्योंकि आज का जो टेलीकम्युनिकेशन युग है उसके अंदर लोगों के अंदर जानने की, जिज्ञासा की और इंफॉर्मेशन का इतना बम्बारमेंट होता है कि अनपढ़ मतदाता भी अपने आप को पढ़ा लिखा महसूस करता है। इसलिए मुझे लगता है 2014 के बाद जिस प्रकार से देश का राजनीति का पटल बदला है, करप्शन के चार्जेस सामने आए हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े व्यवसायी किस प्रकार से काले धन के रूप में या बैंक्स का या सरकार का या सार्वजनिक धन का उपयोग करते हुए नॉन प्रॉफिटेबल वेंचर्स में घुसे और उनको जेल के पीछे जाना पड़ा। मुझे लगता है कि आज के युग के अंदर आज का मतदाता शायद नेताओं से ज्यादा अपने आप को शिक्षित मानता है और उसके आधार के ऊपर ही 2014 के चुनाव के बाद लगातार 2 बार लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की जीत का सबके सामने आना इस बात को परिलक्षित करता है। मैंने जो कहा था, क्या मैंने वो पूरा किया या नहीं किया, इस बड़ी कसौटी के ऊपर, राजनीतिक धरातल के ऊपर चुनाव लड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टीज को आज का मतदाता आंकता है।
अगर धारा 370 हटाने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 को अपने शासनकाल में हटाया। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाएंगे, तो उसको भी पूरा किया। अब जनता इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपकी सार्थकता को, उसका विश्लेषण करती है, और उस विश्लेषण के आधार के ऊपर मैं कह सकता हूं, डंके की चोट पर कह सकता हूं, न केवल इन 5 राज्यों के चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अति उत्तम रहेगा, अपितु 2024 के चुनावों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी 400 के आंकड़े के नजदीक की सीटें ले पाएगी, जो पहले 2014 के चुनाव में 290 प्लस आई, और जो 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की 303 और प्लस मिलाकर एनडीए की 353 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी दल थे आज सत्ता को चला रहे हैं। और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है, मोदी जी के अच्छे नेतृत्व के नाते, भारतीय जनता पार्टी के सबल प्रशासन और शासन के नाते 2024 के चुनाव भारत के इतिहास के अंदर अभूतपूर्व चुनाव होंगे, जिनमें जो अपने आप को आज भारत की संज्ञा से जानते हैं, वो अपने नाम को भी डुबोने का पूरा यत्न करेंगे, और उसका नेतृत्व भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी टाइम फिर साबित होंगे। राहुल गांधी टाइम फिर साबित होंगे लोकसभा चुनाव के ऊपर। बड़ी बात है जो कि विजय जोली जी आज कह रहे हैं। थोड़ा सा और जल्दीबाजी में थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं तेलंगाना के ऊपर। सर, तेलंगाना में किस तरीके से अभी सरकार की स्थिति है और वहां पर वोटर्स किस तरीके से लग रहा है कि थोड़ा टक्कर हो सकता है या यहाँ पर बीजेपी आ सकती है? क्या देखिए, तेलंगाना की एक विचित्र स्थिति है। तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना स्टेट असेंबली के अंदर 119 सीटें हैं, और तेलंगाना के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके पास 63 सीटें हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास वहां पर 4 सीटें, और कांग्रेस पार्टी एक बीच के पात के ऊपर चलती है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस वहां की रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ ऑपोजिशन दूसरे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी है। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों में अपने परचम को, अपनी सीटों को बढ़ाया था, मुझे लगता है कि तेलंगाना के अंदर कुछ भी हो सकता है। जो आज सत्ता में है वो विपक्ष में जा सकते हैं, और जो आज विपक्ष में है वो कल तेलंगाना की जनता के वोट के आधार के ऊपर सत्ता में आ सकते हैं। और तेलंगाना की एक और विशेषता है, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के केंद्र मंत्री, युवा नेता जी किशन रेड्डी, जो केंद्र मंत्री होने के साथ साथ तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख के नाते वहां पर पूरे चुनाव की बागडोर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे आशा और अपेक्षा है कि तेलंगाना विल स्प्रिंग अ बिग सरप्राइज इन द स्टेट असेंबली इलेक्शन व्हिच आर ड्यू नाउ। एग्जैक्टली तो वो वोट जो है, वोटिंग जो है वो 7 नवंबर से शुरू होकर के पूरा ये महीना भिन्न भिन्न तरीके से डेट आपको मिल जाएगी अगर आप गूगल करेंगे। मगर मिजोरम की भी स्थिति देख लेते हैं। देखिए, बीजेपी जिस स्तर पर अभी कामयाबी हासिल कर चुकी है एक पार्टी के तौर पर, देश में अभी भी ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर बीजेपी का वर्चस्व और पकड़ में थोड़ी सी ढीलापन तो है। हाँ, बीजेपी अभी पहुंच रही है, कैंपेन चल रहा है, वहां पर ग्रोथ दिखाई दे रहा है। जैसे सर अभी तेलंगाना में एमसीडी इलेक्शन को लेकर बात कर रहे थे कि परफॉर्मेंस आ रही है, मगर उस लेवल तक जहां तक सरकार बनाने की बात है वहां पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है मिजोरम पर भी सर दिखाई दे रहा है। मिजोरम की स्थिति किस तरीके से है? वहां पर बीजेपी की स्थिति लगभग ना के बराबर है। देखिए, मिजोरम के अंदर 40 सदस्यीय विधानसभा के अंदर मिजो नेशनल फ्रंट के चीफ मिनिस्टर 27 सीटों के साथ सत्ता में है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की एक कहानी रही है। जो सेंटर में पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है, स्टेट के अंदर वहां की जनता और वहां के पॉलिटिकल पार्टी के जो दिग्गज होते हैं, वो केंद्र की सत्ता में बैठी हुई पार्टी के साथ समन्वय कर अपनी सरकार को भी, अपने आचार को भी
और अपने विकास को भी सुनिश्चित करते हैं। और मुझे लगता है मिजोरम के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक गेम फिलर के रूप में आगे बढ़ेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के पास मिजोरम में केवल और केवल मात्र एक सीट है, जबकि मिजोरम के अंदर 87% 87.76% क्रिश्चियन वोटर है और 2.3% केवल हिंदू वोटर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी जातिवाद के आधार के ऊपर या रिलीजन के आधार के ऊपर वोट नहीं मांगती है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी मिजोरम के अंदर एक स्थायित्व देने के आधार के ऊपर पहले से ज्यादा सीटें जीत कर आएगी। इस बात का हमें दृढ़ विश्वास है और मिजोरम के अंदर जो भी सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी को इग्नोर कर नहीं बन सकती। बीजेपी की स्थिति काफी अच्छी और मजबूत बनाने में ये बीजेपी वाले लगे हुए हैं। अभी देखना बाकी रहेगा जाते जाते। और छत्तीसगढ़ के ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए। छत्तीसगढ़ की जनता कुछ अलग प्रकार की, वहां पर सरकार जो है बीजेपी की बन नहीं पा रही है, अभी भी कशमकश है। इस बार क्या होने जा रहा है? देखिए 90 विधानसभा की सीटें छत्तीसगढ़ की सरकार के अंदर, जिसमें 71 के आंकड़े के ऊपर छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी शासन में है। भारतीय जनता पार्टी के पास 15 सीटें हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर जिस प्रकार का कुशासन हुआ है, और अभी जो 2 दिन पहले ही रिपोर्ट आई है कि 598 करोड़ रुपया एक कोरियर वाले ने ये क्लेम किया है, ऑन रिकॉर्ड क्लेम किया है, मीडिया के सामने क्लेम किया है, लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज के सामने क्लेम किया है कि ये पैसा, काले धन का पैसा छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस के मुख्यमंत्री बघेल साहब को आवंटित किया गया। तो मुझे लगता है कोई भी स्टेट के अंदर, कोई भी राज्य के अंदर वहां की जनता ऐसी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना मत नहीं देगी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। छत्तीसगढ़ एक कैटलिस्ट सरप्राइजिंग रिजल्ट्स के साथ भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली राज्य सरकार है, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं। रिपोर्ट कंक्लूजन करने से पहले राज्यों के बारे में रैपिड फायर क्वेश्चन में करूंगा। सर ने तो एनालाइज कर दिया, एक्सप्लोर कर दिया किस तरीके से सीटें, किसकी सरकार चल रही है, बीजेपी क्या करने जा रही है, रिजल्ट क्या आएगा। बीजेपी से है, जाहिर सी बात है बीजेपी को आगे तो जरूर करेंगे, मगर नेचुरल इंस्टिंक्ट जो एक सिक्स सेंस कहते हैं, चलिए रैपिड फायर कर लेते हैं। सर, मध्य प्रदेश किसकी सरकार बनी? भारतीय जनता पार्टी। मिजोरम? मिलीजुली सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से। राजस्थान? भारतीय जनता पार्टी की अकेली सरकार। छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और आखिर में सबसे पेचीदा और पेंच फंसने वाली जगह तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में उभरेगा। नहीं तो अगर सही ढंग से सब कुछ हुआ तो भारतीय जनता पार्टी वहां सबसे बड़ा सरप्राइज भी स्प्रिंग कर सकता है। तो मिला जुला नतीजा निकला। स्पष्ट तरीके से 3 राज्यों की सरकार बनती हुई दिखाई दी विजय जोली जी के जिस तरीके से सर्वे के अनुसार। और 2 राज्यों में देखना पड़ेगा, वहां तो इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए। बहरहाल लोकसभा चुनाव का भी एकदम आगाज हो चुका है और सभी लोग लगे हुए हैं। ये सेमीफाइनल मान लेते हैं, रिजल्ट आपको दिसंबर में मिल जाएगा, किसकी सरकार बनेगी वो भी पता चल जाएगा, फिर लोकसभा की तैयारी हो जाएगी। सर, लोकसभा के चुनाव के लिए और इन राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी के प्रतिनिधित्व आप करते हैं, अपने खास प्यारे प्यारे वोटर्स को जो भी आप संदेश देना चाहते हैं, जिस तरीके से वोटिंग आप मांग सकते हैं, आप एक अपील जरूर कर सकते हैं। देखिए, मेरी अपील तो केवल और केवल ये जरूर है, मैं संगम विहार और देवली के अंदर अनेक वर्षों से राजनीति कर रहा हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूं, दुनिया के 90 देशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक दूत के रूप में जा भी चुका हूं, काम भी करता रहा हूं। और इस वर्ष हमने 23 अप्रैल 2023 को अयोध्या राम मंदिर के अंदर 156 देशों की नदियों का और समुद्रों का जल भारत में एकत्रित कर उन जल को कॉपर के गढ़वों में हर देश के नाम और उसके झंडे का स्टिकर लगाकर अयोध्या राम मंदिर में जलाभिषेक के रूप में अर्पण किया था और इस बात की आशा करी थी
भारत विश्व गुरु बने, भारत तरक्की की राह पर बढ़े। और इस वर्ष G20 के अंदर जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का सफलता से नेतृत्व किया है, वासुदेव कुटुंबकम, दिस वर्ल्ड इज वन ग्रेट फैमिली, उस अवधारणा को जिस प्रकार से उन्होंने डंके की चोट पर सिद्ध किया है, मुझे लगता है मेरी पार्टी, मेरा नेतृत्व और मैं स्वयं एक स्वयंसेवक के रूप में चिरवेती चिरवेती और चिरवेती करते रहेंगे, चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और विकास को साथ लेकर जनता के हितों में काम करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और आप लोग भी जुड़े रहिए, कमेंट करना मत भूलिएगा किसकी सरकार आप कौन से राज्यों में देखना चाहते हैं या इच्छा रखते हैं, या सच्चाई जो भी है आप समझते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए, मिलते हैं एक खास और एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।